नमस्कार, मैं प्रभात रंजन दी। बात शुरू होती है जंतर मंतर की घटना से। आप सबने देखा, पूरे देश ने देखा कि जंतर मंतर की घटना, वो कहें कि उच्छृंखलता, उद्दंडता, अशालीनता, अश्लीलता, लुम्पेनिज्म जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो सारी घटनाएं एक जगह हुई और वो जंतर मंतर थी। और वहां से संसद मार्च का जो एक प्रहसन खेला गया, उस दरमियान ये सारी घटनाएं घटित हुई। इसने पूरे देश को चिंतित किया और खास तौर पर देश के जो भारतवर्ष के का जो पुराना संस्कार है, भारतवर्ष की जो तहजीब और उनका सदाशयता की जो परंपरा है, उसको लेकर पूरे देश भर में चिंता है। आपने मेरा पिछला प्रोग्राम देखा। उस प्रोग्राम को मैंने भारत के सर्वोच्च न्यायाधिपति श्री सूर्यकांत जी के सुपुर्द किया, उनके संज्ञान के लिए डाला कि यह कार्यक्रम वो जनहित याचिका के बतौर स्वीकार करें और केवल स्वीकार ही नहीं करें, उसके यथानुरूप सख्त कानून और सख्त दंड का प्रावधान हो, ऐसा कुछ वो एक रास्ता प्रशस्त करें और या तो केंद्र सरकार को निर्देश दें कि वो इस बारे में सख्त कानून लाए। और यह बात यहीं से शुरू हुई, यह बात वहां खत्म नहीं हुई, यह बात वहां से शुरू हुई और देश भर में लोगों के जो विचार सामने आ रहे हैं, उस पर यह एक कार्यक्रम की हम शुरुआत कर रहे हैं कि जिसमें देश के प्रखर लोगों से, प्रखर पत्रकारों से, समाज सेवियों से, बुद्धिजीवियों से, ध्यान रहे, असली बुद्धिजीवियों से, दुर्बुद्धिजीवियों से नहीं। क्योंकि आपने देखा कि देश के तमाम दुर्बुद्धिजीवी उस गाली परंपरा को और अश्लीलता को जो सड़क पर जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी, उसके भी सपोर्ट में और समर्थन में खड़े हैं। यह सिलसिला बनाए रखते हुए मैं आपकी आज मुलाकात करा रहा हूं देश के प्रख्यात पत्रकार और बिहार के गौरव श्री विकास कुमार झा जी से। श्री विकास कुमार झा जी ने पत्रकारिता के सारे आयाम देखे हैं, समाचार सृजन से लेकर, खबरों की एनालिसिस से लेकर, साहित्य सृजन से लेकर और तमाम सामाजिक और साहित्यिक गतिविधियों में विकास कुमार झा का नाम सब लोग जानते हैं और मैं समझता हूं कि आप सब भी उनके बारे में आपने सुना ही होगा। विकास कुमार झा जी हो सकता है कि मेरे से छोटी उम्र के हों या मेरी ही उम्र के हों, लेकिन उम्र का जो संदर्भ है वो मैं इसलिए दे रहा हूं कि जिस समय अखबार में मेरी शुरुआत हो रही थी, फॉर्मली औपचारिक रूप से जिस समय अखबार में शुरुआत हो रही थी, उस समय वो उस अखबार के सहायक संपादक थे। यानी आसानी से समझ में आता है कि वो किशोरावस्था की उम्र से ही उनका लेखन का काम, उनकी पत्रकारिता का कर्म शुरू हो चुका था। और मैं यह पूरा श्रेय विकास कुमार झा जी को देता हूं कि पत्रकारिता में मेरी जो शुरुआत हुई वो विकास जी के चलते ही हुई। तो मैं आपको उनसे रूबरू कराता हूं। उनकी जो साहित्यिक रचनाएं हैं उसमें उसका थोड़ा सा जिक्र करता चलूं, बाकी विस्तार से बात होगी कि उन्होंने जो उपन्यास लिखा मैक्लुस्की गंज, तो मैक्लुस्की गंज एक ऐतिहासिक उपन्यास है और इस तरह की तमाम रचनाएं उनकी हैं, उनके सामने आ चुकी हैं। और मैथिली साहित्य हो, नाट्य हो और उपन्यास हो, सारी विधाओं में इनकी कलम चढ़ी है। उन्होंने उषा उथुप पर जो किताब लिखी है, उषा उथुप के बारे में आप सब लोग जानते हैं, प्रख्यात संगीतकार, प्रख्यात गायिका। उषा उथुप पर जो उन्होंने किताब लिखी है, वह किताब पूरी दुनिया में चर्चित है और भारत की सभी भाषाओं में, अंग्रेजी में भी उसका अनुवाद हुआ है और उसके संस्करण प्रकाशित हुए। तो मैं सीधे चलता हूं विकास जी के पास और आपको रूबरू कराता हूं। विकास जी नमस्कार। 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 आपसे बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है और आपसे जब मुलाकात होती है तो मैं जो हूँ उसको अंग्रेजी में कहते हैं डाउन मेमोरी लेन में जाना। तो बहुत सारे पुराने अनुभव और पुराने संस्मरण याद हो आते हैं। और मैं आपका परिचय अपने जो भी हमारे दर्शकगण हैं और हमारे जो मित्र बंधु हैं और पत्रकारिता में आप तो देख ही रहे हैं कि मैं खाना बदोश की तरफ घूम रहा हूँ। तो यहाँ से लखनऊ तक, लखनऊ से दिल्ली तक, उधर हैदराबाद तक और फिर उधर जम्मू कश्मीर तक, तो ये सब कलकत्ता बीच में छूट गया था। तो वो सारे मित्र जो हैं वो आपसे मिलके बहुत ही प्रसन्न होंगे और हर बातचीत का कोई एक बहाना होता है। तो आज का बहाना जो है, हालांकि ये एक बड़ा भारतीय लोकतंत्र का एक सैड पहलू है जो जंतर मंतर पर हुआ, लेकिन उस पर
जो जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ, जिसको कुसंस्कृति कहें, अपसंस्कृति कहें, बच्चों जो दिग्भ्रमित बच्चे हैं, जो उनकी जो गतिविधियां हुई, और उसने पूरे देश में एक चिंता की भावना पैदा की है। और खास तौर पे वो उन लोगों के मन में जो समाज को, देश को थोड़ी गंभीरता से लेते हैं, अवसरवाद की तरह नहीं लेते, जैसा तमाम आप देख ही रहे हैं। मैं उन बुद्धिजीवियों को बुद्धिजीवी नहीं कहता, उनको दुर्बुद्धिजीवी कहता हूँ। तो ऐसे में मेरे अंदर था, इसलिए मैं जो हूँ लखनऊ से खास तौर पे आपसे मिलने आया कि आपसे इस बात पर, यहीं से बात शुरू होगी और फिर आपकी थोड़ी साहित्यिक जो आपका योगदान है उस पर चर्चा होगी, और फिर जो देश की पत्रकारिता का जो हाल है उस पर भी थोड़ी सी चर्चा होगी। तो पहला सवाल मेरा विकास जी आपसे यही है कि जो कुछ भी घटनाएं वहाँ घटी, जो जंतर मंतर पर जो घटी, जिस तरह की अश्लीलता, उद्दंडता जो आई, और जिस तरह से विपक्ष का और जिस तरह से सत्ता पक्ष का जो रवैया और रुख सामने आया, वो रुख, उस रुख को आप कैसे देखते हैं? और मैंने जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे जो आह्वान किया है उसको आप किस तरह से देखते हैं? और बात यहाँ से शुरू होगी और फिर आगे। बहुत अच्छा मुद्दा, और अपने पिछले प्रोग्राम में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को स्पर्श किया आपने प्रभात जी, कि ये जो गाली गलौज की संस्कृति जो हम लोगों के यहाँ बहुत तेजी से फैलती जा रही है, यह एक गंभीर मसला है। और इसको हम लोग यूँ लें, जैसा कि आपने अपने पिछले प्रोग्राम में भी कहा कि साहब गाली कोई हिंसा नहीं है, और जिक्र किया था आपने कि एक कोर्ट से एक फैसला आया कि गाली कोई हिंसा नहीं है, इसको हिंसा के दायरे में हम नहीं ले सकते हैं। गंभीर बात है। मैं आपको बताऊं कि ये छोटी छोटी इन बातों पे अगर हम लोग रोकथाम समय रहते नहीं करेंगे तो आगे जाकर स्थिति गंभीर होती है, जैसे कि स्थिति जंतर मंतर पर या अन्य ऐसे मौकों पर होती रही है, सिर्फ देश ही नहीं दुनिया में। और मैं आपको बताऊं कि पीसी अलेक्जेंडर का एक कॉलम आता था वीक मैगजीन में, उसके लास्ट पेज पे, तो मैंने उसको पढ़ा, और वो उस समय इंग्लैंड में पोस्टेड थे एज अ हाई कमिश्नर संभवतः या एम्बेसडर थे, वो पोस्टेड थे वहाँ पे भारत की तरफ से। उन दिनों वहाँ पे इंग्लैंड में महात्मा गांधी के कुछ पत्रों की नीलामी हो रही थी। ये वो पत्र थे जो गांधी जी ने अपने एक अंग्रेज भक्त को लिखा था। वो लिखा करते थे, वो अंग्रेज थे जो सज्जन, लेकिन गांधी जी के परम भक्त थे और उनके सिद्धांतों से बहुत वो मतलब ताल्लुक़ रखते थे, आस्था रखते थे। उसमें एक पत्र में गांधी जी ने उनको लिखा है कि मेरा बेटा पड़ोस से कुछ नींबू ले आया चुरा कर, 4-5 नींबू थे। तो मैंने पूछा कि ये तुम कैसे लाए? तो कहा कि पिताजी ये मैं पड़ोसी के बाग में गया और वहाँ से ये नींबू मैं नज़र बचा के ले आया हूँ। तो गांधी जी ने कहा कि ये तो गलत किया, तुमने चोरी की। तो कहा अरे पिताजी सिर्फ नींबू ही तो थे। तो गांधी जी अपने उन भक्त को लिखते हैं कि ऐसी स्थिति में आज जो बच्चा नींबू चोरी कर रहा है, अगर आज ही इस मौके पर उसको ठीक न कर दे, उसको रास्ते पर न ले आए, तो आगे जाकर यही बच्चा एक भयावह अपराध करेगा। गांधी जी ने यह भी कहा कि कुछ समय के बाद के एक पत्र में गांधी जी अपने उन्हीं भक्त को लिखते हैं कि मेरे एक अनुयायी थे जो दिल्ली जा रहे थे, तो मेरे बेटे को पता चला, तो उन्होंने कहा कि भाई, मेरे बेटे ने कहा कि हमें जाना है, ज़रूरी है दिल्ली, आप अपना टिकट मुझको दे दीजिए। तो उन्होंने तो अपने नाम पर रिजर्वेशन करा रखा था, लेकिन क्योंकि गांधी जी के बहुत ही भक्त थे, उनको जो उनके अनुयायी थे, तो उन्होंने उस प्रेम में गांधी जी के पुत्र को वो टिकट दे दिया। गांधी जी को जब जानकारी मिली तो गांधी जी ने अपने उनको बुलाया, समर्थक को बुलाया और बेटे को भी बुलाया। कहा कि ये क्या काम किया आप लोगों ने, रिजर्वेशन तो आपके नाम पर था, तो इसको क्यों टिकट दे दिया आपने? तो उन्होंने कहा कि नहीं, बच्चा है और इसने बहुत कातर होकर कहा कि मुझे देते हैं, मुझे ज़रूरी है जाना। कहा कि लेकिन तो कानून का उल्लंघन है, रिजर्वेशन आपके नाम पर है, सफ़र ये करेगा। तो गांधी जी कहते हैं कि जो गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा और कुटीर उद्योग जैसे मौलिक बातों पर, गांधीवाद जो है ना, वो बहुत दरअसल मौलिक बातों का स्पर्श करता है, और उसी मौलिकता
के आधार पर वो देश का विकास चाहते थे, जिससे हम लोग भटक गए। आज़ादी के बाद भटक गए और भटकते चले गए, है ना। विपक्ष ने जिस तरह से ये किया, जो उनका अप्रोच था इसको लेकर, और उसके बाद जो है परिणाम स्वरूप जो सत्ता पक्ष का जो अप्रोच सामने आया, तो क्या इससे आपको नहीं लगता कि ये जो है कहीं ना कहीं आप इस पूरे ल्यूथरनिज्म को, इस संस्कारहीनता को आप इसकी स्वीकारोक्ति दे रहे हैं? तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं नई पीढ़ी को? इस पर आपका विचार जानना चाहिए। देखिए, बात क्या है कि पूरे मसले को आर पार देखना होगा, दोनों पहलू पर विचार करना होगा प्रभात जी, कि ये नौबत क्यों आई। तो दरअसल कि सिक्के के दोनों पहलू को जब हम देखेंगे तब हम पूरी बात को समझेंगे। मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था, मेरे सामने की बर्थ पे एक नौजवान था, बिहार का था, वो घर आ रहा था। तो मैंने नौजवान से पूछा कि आप क्या करते हैं? तो नौजवान ने कहा कि मैं पढ़ाई करता हूँ मुंबई में एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में। मैंने पूछा वो कैसा इंस्टीट्यूट है, वहाँ का कल्चर कैसा है, पढ़ाई कैसी है? वो MBA कर रहे थे वहाँ से। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है, पढ़ाई वढ़ाई सब चल रही है, हम लोग भी अपना काम करते हैं। अपने टीचर्स को यानी प्रोफेसर्स को हम नमस्ते या अभिवादन नहीं करते हैं। अपने संस्थान की विशेषता में बालक ने गिनाया मुझको। तो मैं हैरान हो गया, क्योंकि मैंने कहा कि भाई हम लोगों को तो आज तक हम लोगों की जो पीढ़ी है वो तो अपने प्राइमरी स्कूल के से लेके यूनिवर्सिटी तक के अगर टीचर्स हमें प्रोफेसर दिखे तो हम लोग सीधे चरण पर लिखते हैं, कुछ सोचे बगैर सर हैं। और आप कह रहे हैं कि हम लोग नमस्ते अभिवादन कुछ भी नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा कि लड़के ने मुझे पलट के तुरंत कहा, बगैर देर किए, कहा कि आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो क्या सब्जी वाले को प्रणाम करते हैं? तो मैंने कहा नहीं। आप दूध खरीदने जाते हैं, प्रणाम करते हैं? नहीं। कपड़ा खरीदने जाते हैं, उसको प्रणाम करते हैं कपड़ा विक्रेता? तो मैंने कहा नहीं। तो क्यों नहीं करते हैं? मैंने कहा नहीं करते हैं, वो खरीदते हैं, मैं पैसा देता हूँ उनको, मैं कपड़ा लेता हूँ, सभी व्यवहार करता हूँ और पेमेंट करके मैं आ जाता हूँ। तो कहा सर हमारे इंस्टीट्यूट में सभी छात्रों की, हम लोगों के समय में की यह धारणा है कि वो ज्ञान बेच रहे हैं हमारे शिक्षक और हम ज्ञान खरीद रहे हैं। तो यहाँ क्रेता और विक्रेता का जहाँ संबंध होगा वहाँ कैसा चरण स्पर्श, कैसा प्रणाम? प्रभात जी, गंभीर मसला है। उस युवक की बात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं या उसको उदंड करार एक झलक में या पहली नजर में प्रथम दृष्टया नहीं कर सकते हैं या खारिज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले शिक्षकों का जीवन बड़ा सादा और सादगी से भरा था। आपका पूरा परिवार शिक्षा में समर्पित रहा है। आपके यशस्वी पिता विद्वान पिता थे, माता जी थी, और भी परिवार में कई ऐसे जो प्रोफेसर्स हुए, मैं उनसे निकट से परिचित रहा हूँ, अंतरंग रहा हूँ, इन लोगों का आशीर्वाद पाया है। मेरी माता जी भी प्रोफेसर थी। खैर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस समय के और भी उनके भी पहले के प्रोफेसर्स या शिक्षकों को, स्कूल शिक्षकों को आप याद करें तो मुझे लगता है कि बहुत कम वेतन मिलता था इन लोगों को, और कम वेतन में ये लोग बड़ी सादगी से अपना जीवन यापन करते थे और बच्चे बड़े संतुष्ट होकर पढ़ते थे, अभिभावक संतुष्ट हो रहते थे, कहीं कोई शिकायत नहीं थी, कहीं कोई खरीद बिक्री का रिश्ता नहीं बना। लेकिन बदलते दौर में जिस तरह शिक्षा महंगी हो गई है, वैसी महंगी शिक्षा में अब प्रोफेसर्स को भी अथाह पैसा चाहिए। सरकारी कॉलेजेस में भी उन्हें बेशुमार पैसा मिलता है, बल्कि पेंशन भी उनका वैसा ही होता है। इससे हमें कोई ऐतराज नहीं है, जरूर मिले, वो सुख से एक शिक्षक का परिवार रहे। लेकिन ये है कि अगर वो अभिभावकों की बिल्कुल जान की मुसीबत बन जाए और बच्चा घर में सुनता है कि तो वो इंस्टीट्यूट तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन वहाँ पे मुझे अपना सोना, अपनी ज़मीन कुछ भी गिरवी रख करके या बेच करके तुमको बेटा हम पढ़ा रहे हैं, तो अब आप सोचें कि उस बच्चे के मन पर क्या प्रतिक्रिया होगी कि मेरा परिवार लुट रहा है, ज्ञान तो मैं पा रहा हूँ लेकिन मेरा परिवार इस इंस्टीट्यूट के हाथों लुट रहा है। जो बाजारवाद शिक्षा का है, तो बाजारवाद ने माता पिता को ये तो बताया नहीं कि तुम बच्चों को शिक्षित और संस्कारित नहीं करो। आपको ये लगता है कि मोरल जो टीचिंग है वो मोरल टीचिंग से धीरे धीरे बच्चों को वंचित किया गया? क्योंकि हम लोग को याद है कि नैतिक शिक्षा का एक अध्याय भी स्कूल में हुआ करता था, वो बाद के दौर में खत्म हो गया।
अब नहीं, सवाल मेरा ये है कि इसमें जो राजनीतिक दलों की जो भूमिका है और खास तौर पे विपक्ष की और सत्ता पक्ष की दोनों भूमिकाएं जो है, उन भूमिकाओं को आप किस तरह से देखते हैं? वो उनकी जो दायित्वहीनता है उसको किस तरह से आप ये करते हैं और क्या अपेक्षा है? अब जैसे क्वेश्चन लीक का जो मसला था और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही थी, मिस्टर वांगचुक ने भी जो है वो लगातार अनशन किया, प्राण देने की सीमा तक किया, सारा देश ये मांग कर रहा था कि भाई किसी को आखिर इसके लिए जिम्मेदार किसी को तो ठहराएंगे। अगर लाल बहादुर शास्त्री ट्रेन दुर्घटना पर इस्तीफा कर सकते हैं, कोई तो एक इसका दायित्व लेगा कि हाँ मैं इसका दायित्व लेता हूँ। लेकिन दायित्व विहीनता के संग देश अगर चलता रहेगा तो निश्चित रूप से इससे आक्रोश बढ़ेगा। आखिर कोई तो जिम्मा लेगा कि हाँ मैं जिम्मा लेता हूँ और मैं इस्तीफा करता हूँ। शास्त्री जी ने कहा हाँ मैं जिम्मा लेता हूँ, मैं इस्तीफा करता हूँ। इस तरह के अनेक प्रसंग हैं कि घटनाएं हुई और उसके जो उस विभाग के जो टॉप सीट पे बैठे थे उन्होंने कहा नहीं साहब मैं इस्तीफा दे देता हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो ये इस दायित्वहीनता में सत्ताधारी दल भी मतलब इसका एहसास उसे नहीं है कि दायित्व में अंततः तो मैं हूँ। तो अगर दायित्व विहीनता की एक संस्कृति सत्ता की ओर से अगर प्रस्तुत की जाती है तो जाहिर है कि विपक्ष को तो कोई मसला चाहिए ताकि वो सरकार पर हमला कर सके। उसे किसी सूरत में सत्ता को नीचे दिखाना है, चाहे उसको जो रास्ता अपनाना पड़े वो करेगा। राजनीतिक दलों में जैसा कि आपने खुद एक से एक रिपोर्टिंग देश में भर में की है आपने, और आपके रिपोर्ट्स को मतलब उन अविस्मरणीय रिपोर्टिंग्स को मैं समझ जानता हूँ, मैंने पढ़ा है उसको, आपके साथ मैंने आपकी बेचैनी को का हिस्सेदार बना हूँ। तो प्रभात जी दरअसल क्या है, अब जैसे बिहार को लोग कहते थे कि भाई ये समाचार का मक्का मदीना है, तो बिहार कैसे मक्का मदीना है? बिहार को तो मैं अब ये मानने लगा हूँ कि बिहार का कोई भी व्यक्ति जब बाहर जाता है तो वो चमकता है, रोशन होता है, सितारा होता है। वो बिहार में वो कुचला जाता है। बिहार का जैसे मैं आपको बताऊं, वशिष्ठ नारायण सिंह के बारे में हजारों बार ये बातें दोहराई जा चुकी हैं, तो दुनिया से चले गए। वो बड़े महान गणितज्ञ थे और अंततः वो पागल होकर चल बसे। तथागत अवतार तुलसी, जो 12 साल में जो लड़का, बिहार का लड़का MSc करता है, गोल्ड मेडल उसको मिलता है, उसको IIT बॉम्बे में प्रोफेसर में अपॉइंटमेंट उसका होता है, और अंत में उसको जब वहाँ का जलवायु को लेकर उसको कुछ स्वास्थ्य की समस्या हुई तो उसको निकाल दिया गया। बरसों तक वो लड़का बेरोजगार रहा। अंत में पटना के एक सर्वसाधारण गंगा देवी महिला महाविद्यालय में वो फिजिक्स का सामान्य लेक्चरर है। अब आप बताएं कि बिहार दरअसल क्या, मैं अभी नीचे का एक कोट पढ़ रहा था तो उसमें नीचे कहते हैं कि अगर स्वर्ग की आबो हवा को देखना चाहते हो तो अपनी जड़ों को नरक में पाताल की सीमा तक नीचे जाने दो। तो मुझे लगता है कि ये बिहार वही बिहार का उदाहरण है, चूंकि मैं बिहार में हूँ, रहता हूँ, आप भी बिहार के हैं, कि पाताल की सीमा तक उसे नरक में जाने दो तो एक दिन तुम्हें स्वर्ग की खुशबू का एहसास होगा। आज इस बिहार की ही बात मैं आपसे कहूँ, एजुकेशन के नाम पर जो जिस बिहार में हम कंफर्म नहीं हैं कि हमारे मुख्यमंत्री की डिग्री क्या है, सही बात है, हमारे अपोजिशन लीडर तेजस्वी जी की डिग्री क्या है, आप बताएं। तो जहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों 7th 8th क्लास के बीच में वो घूम रहे हैं उस कॉरिडोर में, उस जो कि कहते हैं ये बुद्ध का बिहार, ये महावीर का बिहार, ये अमुक का बिहार, ये अशोक का बिहार, क्या ये 7th 8th पढ़े हुए लोग हम पर रूल कर रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि अपराधी दरअसल आम लोग हैं, और उस अपराध का थोड़ा सा प्रायश्चित अभी बांकीपुर के उपचुनाव में हुआ। इन लोगों ने कहा कि नहीं, किसी कीमत पर नहीं, हमसे गलती हुई है, उसका थोड़ा सा एहसास लोगों ने दिखाया। ये एक सिंबॉलिक है। तो कहना ये है कि सत्ता में चाहे वो अभी भाजपा हो चाहे कांग्रेस कभी रही हो, मदान्धता दोनों में रही, कि बिहार में मेधा का जो स्तर है उसका शीर्ष आपने बताया जी, तथागत का और वशिष्ठ नारायण सिंह, दो उदाहरण। अच्छा, इस तरह के बहुत सारे उदाहरण, बहुत ढेर सारे। एक समय जिस समय आपकी पत्रकारिता चल रही थी और रविवार में और माया में आपकी कहानियां आ रही थी,
और हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे, हमने बताया ही कि आप जब हमारी शुरुआत हो रही थी उस समय आप जो है सहायक संपादक थे। ये आपकी विनम्रता है? नहीं, विनम्रता नहीं, ये फैक्ट है। और उस समय हमने आपको मनोहर का ये माया में और रविवार में आपको पढ़ा। पूरे देश भर में ये बात थी कि बिहार की जो पत्रकारिता है उसका कहीं कोई सानी नहीं है ना। आप वो उस स्तर की पत्रकारिता देखा हुआ एक व्यक्ति आज की स्खलित पत्रकारिता को देख रहा है। आप तथागत तो इसी पत्रकारिता का मारा हुआ है ना। तो आप जो है इस पत्रकारिता के बारे में बिहार की जो तमाम मतलब शब्द नहीं मिलता है, हम इतना कोसना चाहते हैं यहाँ की पत्रकारिता को कि जो आपका दायित्व था उस दायित्व से आप एकदम वंचित हो चुके हैं। फोर्थ स्टेट कि आपके सामने तथागत तो एक मुद्दा था जिसको कि आप हाईलाइट करते और तब तक करते जब तक कि कोई परिणाम नहीं, सुखद परिणाम नहीं निकलता। तो एक तो पत्रकारिता का जो ह्रास हुआ है उस पर हम जरूर आपका विचार चाहेंगे। और दूसरा ये है कि हम जितने भी हम लोग जो बात कर रहे हैं हम उसके निराकरण को लेकर भी चिंतन करना चाहेंगे। करेंगे। बिल्कुल। देखिए बात क्या है कि इस प्रसंग में मैं आपसे कहूँगा कि बिहार का यह दुर्भाग्य रहा है कि हम लोग बहुत कभी कभी उल्लास से भर उठते हैं, अच्छा अब बिहार चल पड़ा है। आचार्य रजनीश की एक कथा, उनकी कही हुई एक कथा मैं याद करता हूँ। कहा कि उन्होंने कि एक मोह धेरे एक नाविक उठता है और वो नदी किनारे जाता है जहाँ उसकी नाव लगी हुई है और अंधकार में जाके वो अपनी नाव पर बैठता है और चप्पू चलाना शुरू कर देता है। और जब किरण फूटती है, उजाला होता है, वो देखता है कि वो तो वही है जहाँ से वो शुरू हुआ और वो पसीने से लथपथ है। अपार श्रम किया है उसने चप्पू चलाने में, लेकिन वो बढ़ा कहीं नहीं। तो उसने देखा तो उसकी नाव तट से रस्सी से बंधी थी, जो खुली नहीं थी, जो उसने खोला नहीं था। बिहार की स्थिति वही है कि आप लाख चप्पू चला लीजिए नदी में, आपकी नाव तो रस्सी से बंधी है, खुली कहाँ है। और कुछ भी हो, मुझे तो क्योंकि कभी नीतीश कुमार इंजीनियर हैं तो वो बनेंगे और नीतीश कुमार के ही प्रतिनिधि के रूप में जो अभी जिनको इन्होंने सत्ता सौंपी है वही है। तो एक तरफ हमें इंजीनियर मिलता है, दूसरे तरफ हमें वो 8th की 9th जो भी पास है और उनके बारे में कुछ पता नहीं चलता है। अब इस तरह का जो ECG आप लेते हैं किसी हृदय के मरीज का और उसमें जो लकीरें आती हैं कागज पे, डरावनी होंगी किसी भी चिकित्सक के लिए। इसलिए इसका निराकरण भी डरावना है कि इसका निराकरण होगा तो कैसे होगा, क्योंकि एक बार हम कहीं अच्छी कदम की ओर उठाते हैं तो फिर दूसरी तरफ पाताल की तरफ गिरने लगते हैं, है ना। तो सवाल यह है कि वो बिहार ही नहीं, पूरे देश का मसला है। पूरे देश का मसला है कि यह जो उदंडता है, यह उदंडता हर क्षेत्र में बढ़ गई है। पूरा देश गुजर रहा है इस तरह से। अब आराम से हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवा दीजिए, वोट समेट के निकल जाइए, फिर अगला मौका आएगा कोई दंगा होगा। यह देश दंगा के मसलों को लेकर, जातीय युद्ध के मसलों को लेकर ये लगातार जूझता रहा है और उसी में हिलोड़े करके पूरे देश उस स्थिति में है। तो इसलिए सिर्फ बिहार ही और उत्तर प्रदेश या हिंदी बेल्ट ही नहीं, संपूर्ण भारत अभी सदमे में है कि हमारा भविष्य क्या होगा, इसका निराकरण क्या होगा, कौन बागडोर लेगा, वह कितना सक्षम होगा, ये है। और अभी आप देखे होंगे मोहन भागवत जी का जो बयान आया है कि जैन जी को बड़ा उन्होंने सराहा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा है। नहीं तो अब आप जिससे हमको डर हो उसकी हम सराहना करने लगे, आपने उसमें क्या, आप किस तरह से कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा है। एक बात मैं कह रहा हूँ, आपने उसके लिए कुछ प्रिपरेशन किया है कि वो उस तरह का एक ऐसा युवा, क्रांतिकारी युवा जो है वो चे गुवेरा की तरह उभरे, फिदेल कास्ट्रो की तरह आए हैं। तो मैं आपको प्रभात जी इसीलिए कह रहा हूँ कि अपने देश की स्थिति जो हो गई है वो आने वाले समय के लिए अत्यंत गंभीरतम, क्योंकि ना तो विपक्ष के पास वैसा नेतृत्व है, न सत्ता के पक्ष के पास अब उस नेतृत्व के लिए आस्था और मान्यता है। प्रभात जी, मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर लोहिया जब बीमार चल रहे थे, विद्यानिवास मिश्र जी, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले जिक्र किया, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र हिंदी के उद्भट विद्वान, तो उनको देखने गए तो देखा कि लोहिया जी लिख रहे हैं उस समय भी। तो विद्यानिवास जी ने कहा कि डॉक्टर साहब अभी अस्वस्थ हैं आप पूरी तरह, अभी क्यों इतना श्रम कर रहे हैं। तो डॉक्टर लोहिया ने कहा कि प्रोफेसर
विचारों की कुछ ईंटें बनाकर छोड़ जाना चाहता हूं, क्योंकि एक ऐसा वक्त अगर आए जहां नवनिर्माण के लिए भूमि निकले तो ये ना हो कि लोग ईंट बनाने की हुनर ही भूल चुके हों। क्या बात है, क्या बात है। आज की तिथि में जो अपने देश का दुर्भाग्य है, ठीक है, युवा पीढ़ी आक्रोश निकालेगी, गालियां देगी, तोड़ फोड़ करेगी, पार्लियामेंट जला देगी, लेकिन जो नेपाल में हुआ, लेकिन उस युवा पीढ़ी को भी ये हुनर नहीं हासिल है कि वो नवनिर्माण के लिए कैसे बना सके। हाँ। फिदेल कास्ट्रो के बारे में अभी पिछले दिन एक कार्यक्रम में जिक्र हो रहा था। फिदेल कास्ट्रो ने जिंदगी भर अमेरिका की छाती पर चढ़ाई करके रखी और अमेरिका परेशान और तबाह रहा। उतना ताकतवर देश छोटा सा क्यूबा, और उनके साथ थे, फिदेल कास्ट्रो के साथ थे चे गुवेरा। हमें तो चे गुवेरा और फिदेल कास्ट्रो जैसा नेता चाहिए। तो अब उसमें कहा कई वक्ताओं ने कहा कि फिदेल कास्ट्रो ने अच्छा मनुष्य तैयार किया, और सिर्फ अपने देश के खातिर नहीं किया, दुनिया के खातिर किया। वो सिर्फ हमारे देश के काम ना आए, दुनिया के काम आए। हमारे देश के डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, तो आज जी वो सब विदेशों में भरे पड़े हैं। वो इसलिए नहीं गए हैं कि वहां के लोगों की सेवा करें, वो इसलिए गए हैं कि कितना से ज्यादा पैसा कमा सकें। मेधा का सम्मान नहीं मिला, क्योंकि यहाँ मेधा का सम्मान नहीं है। वो देख रहे हैं कि एक गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह पागल होकर मर रहा है, एक 12 साल का बच्चा एमएससी करके आईआईटी इंस्टीट्यूट में लेक्चरर होकर के निकाला जा रहा है, और एक बहुत मामूली कॉलेज में लेक्चरशिप की उसकी नौकरी बची रहे इसलिए डरा हुआ है। तो कुल मिला जुला के दरअसल हमारे जितने भी नेता आए हैं, उन्होंने नवनिर्माण के लिए कोई परिकल्पना नहीं की। एक वक्त जब आएगा तो ये अगली पीढ़ी नवनिर्माण करेगी कैसे? तो कहा कि बेटा इस देश में जो नवाबों के राजे रजवाड़ों के जो पुराने महल है ना, उन पुरानी ईंटों को तोड़ करके महलों को ईंट खींच के नवनिर्माण कर लेना। तो वैसे उस तरह से नवनिर्मित जो नई संरचना बनेगी प्रभात जी, वो कैसी होगी? वो जाहिर है क्यूबा जैसी नहीं होगी। तो मैंने उस दिन के कार्यक्रम में मैंने कहा कि मैं लाल सलाम सैल्यूट करता हूं मैं फिदेल कास्ट्रो को कि क्यूबा हजारों हजार बार बर्बाद होगा, लेकिन हजारों हजार बार जो है वो अपना नवनिर्माण करेगा, क्योंकि फिदेल कास्ट्रो जैसे नेता ने, क्योंकि वहां के क्रांतिकारी वीरों ने अपने युवा पीढ़ी को बताया है कि अगर ये भी सूरत आए तो नवनिर्माण के लिए कैसे तैयार करो। लेकिन अपने देश में किसी नेता ने नहीं, वो तो नंबर 2 से डरता है अपने देश का नेता, वो अपने मंत्रियों से डरता है। तो इसीलिए उसको अपना बेटा चाहिए उत्तराधिकारी के रूप में। और ये सिर्फ राजनीति में नहीं है, पत्रकारिता में है, मैं मेरा बेटा, बिजनेस में मैं मेरा बेटा, चाहे वो कैसा भी हो, ठीक है, बेटा है, वारिस है, लेकिन अगर वो काबिल नहीं है तो हम दूसरे को मौका देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए दुर्भाग्य, यह चिंता, घोर चिंता का विषय है कि नई पीढ़ी उदंड हो रही है। उसके निर्माता, उसके अभिभावक या उसके सीनियर्स हैं। वह स्वयं उसने अपने को निर्मित नहीं किया है, उसके परिवेश ने उसको निर्मित होने के लिए बाध्य किया है। प्रभाती की गालियां बकते हैं जाकर के, अपमान करते हैं अपने से वरिष्ठ जनों का, क्योंकि उनके पिताओं ने भी अपने वरिष्ठ जनों का अपमान किया था। और उस बच्चे ने देखा था कि मेरे पिताजी अपने पिता को थप्पड़ मार रहे हैं, क्या गालियां बक के निकल रहे हैं, क्या करेंगे? ये दौर है। तो कहानी शुरू होती है परिवार से। आप भी पढ़े होंगे, हमने भी पढ़ाई की कि परिवार सामाजिक जीवन की प्राथमिक पाठशाला है। परिवार है कहाँ? परिवार है कहाँ? तो ये जो व्यापकता थी, ये भारत में ये तो अब तो मतलब इकहरा परिवार जो रह गया है, तो खत्म हो चुका है। अब साहित्य पर और बौद्धिकता, बुद्धिजीविता पर हम आते हैं कि जो समाज के जो बुद्धिजीवी तबका है, जो साहित्यिक तबका है, जो रचनाधर्मी तबका है, वह समाज के लिए क्या योगदान दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं तो ये मानता हूँ
कि समाज का जो बुद्धिजीवी तबका है, जिसके लिए आपने बड़ा अच्छा शब्द क्वाइन किया है, दुर्बुद्धिजीवी, तो उनकी संख्या अधिक है और वो एकदम प्रकांड बुद्धिजीवी का नकाब लगा करके और वो नर्तन कर रहे हैं। जैसे नर्तक सब करता है, नर्तक सब तो आदरणीय हैं, वो तो बड़ा महान कार्य करते हैं। ये लोग पतित लोग हैं जो अपने को बुद्धिजीवी का नकाब लगाकर प्रस्तुत करते हैं कि मैं बहुत बुद्धिजीवी हूँ। इस देश का अधिकांश बुद्धिजीवी मानसिक रूप से पतित है, यह कहने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो अपना लोभ लाभ, आर्थिक लाभ और सब कुछ देखेगा। भारत का जो एक जनसाधारण है, गरीब किसान है, वो ज्यादा देश प्रेमी है प्रभात जी। लेकिन एक पढ़ा लिखा विद्वान आदमी देश बेच देगा और उसको पता चलेगा कि हमको इसमें फायदा हो रहा है। इसलिए मैं उस किसान को प्रणाम करता हूँ। रास्ते में मुझे यात्राओं में कई लड़के मिलते हैं, मैं पूछता हूँ कि तुम क्या करते हो? मैं पढ़ रहा हूँ। तुम्हारे पिता किसान है? मैंने कहा गर्व से कहो किसान। अब किसान की तो कोई पूछ ही नहीं है, किसान की तो कोई इस देश में चिंता नहीं है। सुनते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जो एक सुभाषित था हम लोगों के देश का कि भारत गाँव का देश है, कि भारत कृषि प्रधान देश है। लज्जा से कहते हैं बहुत से लोग मेरे पिताजी किसान हैं। आप बताएं, जिसको कहते थे उत्तम खेती मध्यम बान आधम चाकरी भीख निदान, तो अब उत्तम खेती चली गई है अधम पर। इसलिए देश का बड़ा दुर्भाग्य यह है कि नई पीढ़ी भी गुमराह है, क्योंकि जो आपने कहा कि वो जो नैतिक निर्माण है, वह नैतिक निर्माण बंद हो चुका है भारत में। नैतिक निर्माण का पतन प्रभात जी, आप स्मरण करें अपने बचपन को कि आपकी अभ्यास पुस्तिका जब आप खरीदते थे तो सबसे पिछले पन्ने पर जनगण मन प्रिंट होता था सारे महापुरुषों के जी। अंत में उसके लास्ट कवर पे जनगण मन होता था। आज है क्या? बातें छोटी हैं लेकिन महत्वपूर्ण। जैसा कि आपने अपने पिछले भी प्रोग्राम में बहुत गंभीरता से और देश में उसकी चर्चा हुई कि आपने इतना अहम मुद्दा उठाया, बुनियादी बात आपने उठाई कि हम अपशब्द क्यों बोलते हैं, क्या जरूरत है उसको अपशब्द बोलने की। हम इन छोटी छोटी बातों की जब कद्र करेंगे तो एक छात्र अपने शिक्षक को प्रणाम करने लगे, जैसा कि बॉम्बे का वो बच्चा बोला, बहुत अच्छा है ना। लेकिन त्याग करना पड़ेगा। शिक्षण संत कर्म है, लेखन संत कर्म है। इन दिनों पत्रकारों को जब मैं देखता हूं, बड़े बड़े पत्रकारों को, तो ना उनमें विनम्रता है, ना उनमें बहुत ज्ञान अध्ययन भी नहीं है उनका। अहंकार के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। कितने लोगों को वो क्षति पहुंचा सकते हैं, इसमें वो अपनी शक्ति समझते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप किस औजार से काम लेंगे? किस औजार से? वो मदर टीचर है कहां? बड़ा घनघोर सवाल की तरफ विकास जी आप तो लेके चले गए और अचानक अंधकार दिखाई देने लगता है, तो इसीलिए हम ये टॉपिक अब बदल रहे हैं। मन डूबने लगता है। हाँ, मन डूबने लगता है, अवसाद से भरने लगता है, अंधेरा लगता है। तो मैं अब ले आ रहा हूँ आपको आपकी साहित्यिक रचनाओं की तरफ जी। और चलते चलते कुछ एक बातें जो अच्छी सी हैं, मैक्लुस्की-गंज की और आपके जो मैथिली में जो नाट्य के जो आपका नाट्य पर जो आपने किताब लिखी है, ठीक है। तो हम कुछ साहित्यिक रचनाओं की तरफ आपको ले जा रहे हैं कि एक पत्रकार, एक समाचार सृजन करने वाला व्यक्ति किस तरह से साहित्यकार साहित्य लेखन में आता है और आज उस स्थिति में भी आता है कि उषा उत्तुप की किताब जो है वो तमाम झंडे लहरा रही है। प्रभात जी देखिए, ये बहुत सही आपने और बड़ा संदर्भित प्रश्न किया है आपने। आप इस पूरी बातचीत के संदर्भ में ही आपने साहित्य वाला भी प्रश्न उठाया है, क्योंकि पत्रकारिता और साहित्य एक सिक्के का दो पहलू है। पत्रकारिता के बारे में कहते हैं लिटरेचर इन हरी, ये जल्दबाजी का साहित्य है, क्योंकि उसका डेडलाइन है और आपको उतने समय में अखबार छोड़ देना है। तो इसलिए लिटरेचर इन हरी है। जैसे मैला आंचल का पहला पैराग्राफ आप याद करें, रेणु जी के महान उपन्यास, तो उसमें कहते हैं सारे गांव में यह खबर आग की तरफ फैल गई। देखिए लेखक वहां संबंधिया है। सारे गांव में यह खबर आग की तरफ फैल गई कि मिलिट्री ने बहरू चतुर को गिरफ्त कर लिया है। वो तो आंचलिक शब्दों का उपयोग है कि मिलिट्री ने बहरू चतुर को गिरफ्त कर लिया है और लोबिन लाल के कुएं से बाल्टी खोल कर लिया। क्या बात है!
मलेरिया सेंटर बनाने के लिए कुछ लोग आए हैं वहां पे, गांव वाला हताश हो जाता है कि काहे आया है, हमारे गांव में पुलिस काहे आ गई, मिलिट्री काहे आ गई, डर जाते हैं। तो इसलिए साहित्य पत्रकारिता मूल में जब जाएंगे आप, तो चाहे वो मार्केस हो, लैटिन अमेरिकी ग्रेट लेखक, नोबेल विनर, चाहे अर्नेस्ट हेमिंग्वे हो, ये सब पत्रकार थे। और तब वो कच्चा माल आपको देता है, जैसे कि कोयले से चलने वाले इंजन में आप याद करें कि वो कोयला, वो ड्राइव झोंका जा रहा है, भाप बन रहा है, गाड़ी चल रही है, बादल बन रहा है और बारिश हो रही है? और उसका जो एक अलग प्लेजर था कि रेल जब चलती थी और वो धुआं निकलता था, है ना। तो इसलिए पत्रकारिता का जब मैंने मतलब नारकीय पतन, पाताल की सीमा तक जब मैंने देखा, तो मैंने तय किया कि अब इस देश में रहना नहीं, पत्रकारिता के देश में, पत्रकारिता की दुनिया में अब नहीं रहना है। और मैंने, अब नाम लेना मुनासिब नहीं होगा, जब आखिरी एक हिंदी राष्ट्रीय साप्ताहिक में जब मैं काम कर रहा था बिहार से, तो मैंने उनको इस्तीफा किया। उन्होंने मांगा नहीं था, मैं नहीं दिया जाएगा उनको, क्योंकि आए दिन वहाँ कहा जाता था कि अगर कॉपी नहीं बिकी तो आपकी नौकरी चली जाएगी, कॉपी नहीं बिकी। तो जब आपका पूरा जो पैकेज है प्रोडक्ट मैगजीन का, अगर आप अखबार का, अगर वही पिटा हुआ है, तो आप पाठकों को बंदूक दिखा करके आप मैगजीन अखबार नहीं बिकवा सकते हैं, है ना। मुझे याद है रांची का हमारा जो एजेंट था, माया मैगजीन का जो एजेंसी लिया था, तो वहाँ कॉपी हम लोगों की गिर रही थी। तो हमारे निदेशक थे दीपक मित्र, उन्होंने कहा यार पूछिए क्यों गिर रही है कॉपी। तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा सूरज कॉपी का गिर रही है। कहा कि सर अगर देर से दीजिएगा अखबार या मैगजीन तो सोना में मरकर दीजिएगा, लोग नहीं खरीदेगा। तो मैंने जब उनको, उसने जो कहा मैंने उनको पास ऑन किया, तो उन्होंने कहा इसको लिख के भेज दीजिए, इसको नोटिस बोर्ड पे लगाऊंगा कि सोना जैसी कीमती थी, अगर अखबार लेट से सोना मढ़ा हुआ भी देगा नहीं लेगा कोई, कबूल नहीं करेगा, क्योंकि वो अखबार चाहता है, अखबार चाहता है। पहले लोटा बाटी ग्लास गिफ्ट नहीं मिलता था अखबार की, नहीं मिलता था, नहीं मिलता। और अब जो है बाल्टी लोटा ग्लास ले मिलेगा आपको, और आप ये ले लीजिए, इसके लिए अखबार नहीं था। तो मैंने अपने आखिरी संपादक जो एक राष्ट्रीय वीकली के थे, पंसरी वंसरी से भी बड़े सम्मानित हुए हो, बिहार में भी एक डेली पेपर के संपादक थे, उनको मैंने इस्तीफा दिया। यही सब बात सुन के कि कॉपी नहीं बने, भाई मैं आप सिर पर रख के तो नहीं बेचूंगा, आपका टोटल प्रोडक्ट चौपट है। आपका रिपोर्टर कह रहा है ना प्रपोजल में कि नंबर 1 स्टोरी ये होनी चाहिए, आप उसको कसम खाकर काटेंगे, तो हो सकता है इनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है क्या। जब मैं माया में था तो हमारे संपादक कहते थे आप तय करेंगे तो क्या आप स्पॉट पर हैं, क्या बात। और 1000 हाथी का बल हमें होता था। तो मैंने उनको फोन पर कहा, मैंने कहा मैं त्यागपत्र अपना भेज रहा हूँ। कैसे, क्यों, क्या हो गया। मैंने कहा नहीं, इस तरह की संस्कृति में जहाँ पे रोज धमकाया जाए, या संपादक के कुछ गुंडे जो न्यूज कोऑर्डिनेटर वगैरह का पद दे करके संपादक आजकल रखता है कि जाओ उसको डांट डपट के गाली गलौज करके चले आओ, थर्रा हो, और डर में सब काम करेगा। डर से काम नहीं होता है, तो प्यार से काम होगा, भरोसे से होगा, और डर से नहीं। पत्रकारिता में एक डर का कल्चर क्रिएट कर दिया गया है। और तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखिए मैं तो नहीं, ऐसा तो सबको कहा जाता है। मैंने कहा सब नहीं हूँ मैं, पहली बात मैंने कहा। और एक बात अहंकार में नहीं कह रहा, मैं जंगल का शेर हूँ। क्या बात। और आपको सर्कस का शेर चाहिए, और सर्कस का शेर जंगल का राजा नहीं कहलाता है। वो रिंग मास्टर के चाबुक पर थरथरा के स्टूल पर बैठता है और दर्शक तालियां बजाते हैं। उस सर्कस के शेर के लिए मार्केट से मटन खरीद कर आता है। जंगल का शेर आखेट करके प्रभात रंजन की तरह वो अपना जीवन यापन करता है, आखेट करके खाता है। लेकिन आपने संकोच में नाम नहीं लिया आलोक मेहता जी का, तो कही दिया। अब उनको अब बहुत कुछ चाहिए था जी, बहुत कुछ चाहिए था। हमारे आदरणीय उदयन शर्मा जी के साथ भी मुझे काम करने को मिला। वो पार्लियामेंट में आने के लिए बुरी तरह से परेशान थे और बन भी नहीं पाए, और रविवार पत्रिका डूब गई। तो इतनी सारी जो ऐशनाएं हैं प्रभात जी, इतनी सारी अत्यधिक महत्वाकांक्षाएं हैं, तो उसमें पत्रकारिता को राजनीति ने तो सुड़क लिया एकदम।
दूसरी चीज कि हम लोग, मैं सोशियोलॉजी से मैंने पढ़ाई की, एमए किया, तो हम लोग एक लीडरशिप चैप्टर पढ़ते थे प्रभात जी। उसमें लीडरशिप में था क्या कि पॉलिटिक्स का ही नेता नहीं होता है, मेडिकल फील्ड का भी एक नेता होता है, अपनी विधा का कमांड, अपनी पत्रकारिता का भी एक लीडर होगा, उसका भी पीएम होगा, है ना। मेडिकल फील्ड का भी कोई पीएम होगा, समाज सेवा का भी कोई पीएम होगा। लेकिन जब सबको समझा गया कि पॉलिटिक्स का ही पीएम होता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर थे अरुण शौरी, जर्नलिज्म के प्राइम मिनिस्टर, वो जब पॉलिटिक्स के दायरे में गए तो स्टेट मिनिस्टर की हैसियत उनको दी, प्रधानमंत्री नहीं बनाए गए, वो राज्य मंत्री की हैसियत दे गए और धीरे धीरे विलुप्त हो गए। जब हमारा प्राइम मिनिस्टर भाग जाएगा पद की ऐसना और लालच में, क्या बात है, तो वो राज्य मंत्री का दर्जा पाने बढ़ जाएगा। मूल बात कही आपने, इसलिए कि तमाम पत्रकार जो है वो एक ख्वाब देखते हैं आजकल, नया एक दौर चला है, राज्यसभा में चले जाएंगे। हरिवंश जी हैं, हरिवंश जी के साथ हम रहे हैं रविवार के दिनों में, और हरिवंश जी कभी सिर्फ हरिवंश थे, बड़े सच्चे समाजवादी नेता। हरिवंश नारायण सिंह हो, अब हरिवंश नारायण सिंह हैं वो। कल तक वो जनता दल यूनाइटेड में थे, अब भाजपा की कृपा के तले पल रहे हैं। अब है कहाँ, आपका न कोई मूल्य है, न उसूल है, न सिद्धांत है, न नैतिकता है, और आप बड़ी बड़ी बातें आप मंच पर जाकर के कर रहे हैं। क्या हक है आपको? आपका जीवन तो कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, आपकी बातों से नहीं रिफ्लेक्शन मिल रहा है, और आप कहते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा पत्रकार हूँ। लोग भी जाते हैं कि नहीं ये पावरफुल है, ये मोदी साहब जो बहुत नजदीक है, या अमित शाह से फलाना काम करा देंगे, हरिवंश जी को पैर छू के प्रणाम कर लीजिए। अब हरिवंश जी जाते हैं वहां पे एकदम वेद व्यास बन जाते हैं बेचारे। बने, वो बन सकते थे, उनमें क्षमता थी, लेकिन उन्होंने अपना पतन कर लिया। कल का इतिहास अरुण शौरी को कैसे याद करेगा? हाँ, बिल्कुल सही बात है। कल आप बताएं, कल का इतिहास और आज ये स्थितियां हो गई हैं। इसीलिए सबको चाहिए राजनीति का पद, सत्ता में जगह, भले ही वो उसकी औकात कितनी भी घटा दी जाए, वो प्यून बना दिया जाए, पीएम से प्यून। तो साहित्य के क्षेत्र में अंततः मैंने कहा लोकमता को कि मैं जंगल का शेर हूं, मैं जाता हूं जंगल में, आखेट करूंगा। हो सकता है महीने भर हम आखेट में विफल रहे, लेकिन हम आखेट करके खाने वाले हैं। हम मटन मार्केट से मटन खरीद के मंगवाने वालों में नहीं। हमारे आज के बिहार में भी ऐसे कई पत्रकार हैं, कुछ फैसले हुए हैं जिसमें कहा गया कि नहीं ये पत्रकार कहाँ है, यहाँ मुझको पत्रकार मानने को कोई तैयार नहीं है। अगर ऐसी स्थिति हो तो अब इस किस वातावरण में आप रहेंगे? इसलिए मैंने उनको नमस्कार किया। वो सब बड़े बड़े महान हैं, और आज का बच्चा जिसको कि जर्नलिज्म में हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, जब मिलता है तो कहता है भैया मुख्यमंत्री आए थे घर पर, अब फलाने मंत्री हमको आकर के तलवार पांव दबा के गए, वो पत्रकार बताएगा। अगर वो मंत्री सामने मिलेगा तो शायद उसको पहचानेगा भी नहीं, वो सेल्फी कहीं फोटो कर लेगा, हाँ सेल्फी अपना डाल देगा। तो भाई हमको क्या जरूरत वो करने की? मेरे पिताजी कांग्रेस विधायक थे, स्वर्गीय ललितेश्वर झा जी, और मैं आपको सुरेंद्र प्रताप सिंह जी की को प्रणाम करता हूँ। ग्रेट जर्नलिस्ट, अपनी जिंदगी में ऐसा महान संपादक, और उसके बाद माया के संपादक बाबूलाल शर्मा। तो सुरेंद्र प्रताप सिंह, जब मैं रविवार में फ्रीलांसिंग मैंने रविवार के जमाने से ही शुरू की, और मेरी उम्र 18 साल 19 साल, ठीक आपने शुरू में कहा। तो सुरेंद्र जी छापने लगे एज अ फ्रीलांसर। मेरा कोई परिचय मुलाकात उनसे कोई नहीं था। तो कुछ लोगों ने, जो रविवार में उस समय फ्रीलांसिंग और कुछ लोग करते थे, उन लोगों ने जाके शिकायत की कि आपको पता है कि ये कांग्रेसी विधायक का बेटा है। और सुरेंद्र जी क्या कमाल थे, कहें अच्छा ये तो मुझे मालूम नहीं था, वो लड़का कभी मिला भी नहीं है मुझसे, उसकी रिपोर्ट अच्छी लगती है तो मैं लगवा देता हूँ रविवार में। उसका तो ज्यादा छापेंगे क्योंकि वो रूलिंग पार्टी के विधायक का बेटा होकर के और रूलिंग पार्टी के खिलाफ लिखा है, ये तो रेयर पीस है। ये थे सुरेंद्र प्रताप, आई सैल्यूट सुरेंद्र प्रताप। तो आज भी सुरेंद्र प्रताप अजर अमर है, अरुण शौरी अजर अमर नहीं है, आलोक मेहता को अजर अमर नहीं, आज तक उन्हीं के नाम से जी चल रहा है। तो कहना ये है कि पीढ़ियां याद रखती, लोग भूलते नहीं हैं, पीढ़ियां याद रखती है कि एक थे, ऐसे भी लोग थे जमाने में। इसलिए मैंने साहित्य में का रास्ता चुना, और मैंने साहित्य में रियल लाइफ लिटरेचर की एक विधा अपनी बनाई
कि अगर प्रभात एक उपन्यास हम लखनऊ पर लिख रहे हैं और पटना और लखनऊ के जीवन पर मिला के लिख रहे हैं और उसका नायक है एक प्रभात रंजन नामक पत्रकार, तो प्रभात रंजन से उपन्यास पढ़ के आप मिल सकते हैं। ये शैली है हमारा। इसलिए मेरा उपन्यास चाहे मैक्लुस्कीगंज हो, चाहे वर्षावन की रूप कथा जो कर्नाटक के जीवन पर, वो रेन फॉरेस्ट के बीच बसे गांव पर, चाहे गयासुर संधान हो गया बोध गया के जीवन पर हो, तो इस तरह राजा मोमो कीली बुलबुल जो गोवा के जीवन पर हिंदी का पहला उपन्यास है, वृहद उपन्यास। या फिर उषा उत्तुप जी के बारे में आपने कहा, उल्लास की नाव जो अंग्रेजी में द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप। उषा जी ने मुझसे कहा कि मैं उम्मीद भी नहीं कर सकती थी कि कोई हिंदी लेखक हमारे पास हिंदी में लिखने मेरे ऊपर आएगा, क्योंकि मेरे ज्यादातर गाने अंग्रेजी गाने। तो मैंने कहा कि नहीं, हम एक अपनी दुनिया बनाएंगे, क्योंकि पत्रकारिता की दुनिया वो रही नहीं, वो दुनिया ही नहीं, वो एक नरक से भी बदतर हो गई वो बात। हमारा नेता भाग रहा है चपरासी बनने के लिए, किसी मोदी, किसी राहुल, किसी फलां, किसी चिल्ला के रहा, तो हम कहाँ जाए? तो इसलिए हमने वो रास्ता चुना। लोग पूछते हैं, लोग आपसे भी पूछते होंगे अपने समय के जो बड़े बड़े मातवर, आपने जो अरवल गोलीकांड की, जो बिहार का जलियांवाला बाग जैसा कांड था, जो कासबान में जो फायरिंग और कितने लोग मारे गए, याद करिए उस बिहार। तो उसमें इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि तब मैंने वो रास्ता साहित्य का अख्तियार किया, ये उपन्यास लिखे और लिख रहा हूं, ताकि रियल लाइफ नॉवेल है ना, तो जादू यथार्थवाद की जो चर्चा होती है, मैं वो जादू क्या, जीवन अपने आप में एक जादू है, जीवन ही को ठीक से लिख दीजिए ना, क्या बात है, क्या बात है, तो जादू पैदा कर देगा, बहुत अच्छी बात है, जादू पैदा कर देगा, उसमें और कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये साहित्य का रास्ता मैंने चुना। और साहित्य का मतलब ही है प्रभात जी, आपको साहित्य की गोद में, अपने माता पिता की गोद में जो पले बड़े हैं सब साहित्य के विद्वान थे। साहित्य का मतलब ही है साहित्य जो सबका हित करे, सबका हित करे, सबको समेटे एकदम। तो इसलिए आप एक बहुत तेजस्वी व्यक्तित्व है और एक बड़े दिल वाले हैं, और ऐसे दीवानों को युग युग याद किया जाता है। बहुत सारे महलों में, वो कहते हैं, दीपाली जी की कविता से मैं अंत करता हूँ, तुझसा लहरों में बह लेता तो मैं भी सत्ता बह लेता, तुझसा लहरों में बह लेता तो मैं भी सत्ता बह लेता, ईमान बेचता चलता तो मैं भी महलों में रह। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। और आपने सुना विकास जी को, और पूरे देश और समाज का एक समग्र, एक पूरी उसकी तस्वीर उन्होंने सामने रखी। बहुत जगह रुलाया भी, मैं सामने भले ही मेरे आंसू नहीं है, लेकिन मैं अंदर से, हृदय से बहुत सारी बातें सुन के बहुत ही दुखी हो गया। और आपने कविता की जो पंक्तियों से बात खत्म की है, तो मैं भी उसका समापन उस तरह से करता हूँ। मुझको अचानक दो लाइनें याद आ गई कि जिस तरह का पत्रकारों का, जिस तरह से आपने कहा कि हमारा पत्रकारों का नेता, पत्रकारों का पीएम अगर चपरासी बनने के लिए अगर तैयार होगा, तो पत्रकारिता का क्या होगा? तो आपकी इजाजत से मैं इसका, मैं दो पंक्तियां सुना के इसको पूरे आभार के साथ इसका समापन करता हूं कि वो कहते हैं कि हर सूरज सिर तक कीचड़ में धंसा हुआ है, लगता है यह दौर सांप का डसा हुआ है। विकास जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत धन्यवाद।